राइट। तो हम लोगों ने देखा था कि ईएम स्पेक्ट्रम कौन सी टाइप थी। ईएम स्पेक्ट्रम जो हमारे पास थे वो जो पूरा स्पेक्ट्रम, चाहे आप रेडियो ले लो, चाहे इंफ्रारेड ले लो, चाहे माइक्रो ले लो, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, वो सारी लाइट सारी की सारी वो कौन सी एक स्पेक्ट्रम पूरा बना रही थी मिलके। और वो कौन सी टाइप थी, टाइप कौन सी थी, वो किस तरीके से ट्रेवल करती है। कैन एनीबॉडी टेल मी वो ट्रांसवर्स की फॉर्म है या लॉन्गिट्यूडनल की फॉर्म है, मतलब वो किस टाइप की वेव्स है। कोई बता सकता है या नहीं बता सकता? यू गाइस कैन हेयर मी राइट? उनके लिए एक सिमुलेशन ओपन कर रहा हूँ मैं, लाउड एंड क्लियर। रिस्पॉन्स, कैन यू पीपल हेयर मी? फसी, स्माइल, सफी, मुस्ताहिल। There is something wrong with the connection. अच्छा, you can hear me. Thank you so much, Ismail. तो मुझे बताइए कौन सी वेव हो सकती है साउंड वेव? क्या वो अच्छा, मुझे पहले मैं छोड़ दो कौन सी हो सकती है तो डिस्कस कर लेंगे। कौन सी वेव है आपकी, कौन ईएम स्पेक्ट्रम आप जो है ना, ईएम वेव्स जो है वो कौन सी टाइप की वेव है? वो आपके पास कौन सी वेव है? किसी को भी नहीं पता? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ वो कौन सी वेव है। वो है ट्रांसवर्स वेव, राइट। वो कौन सी टाइप की वेव है? वो है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। यस और नो, ट्रांसवर्स वेव पता है हमें कौन सी वेव होती है? मैं आपको इस सिमुलेशन के थ्रू दिखाता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप यू ऑल कैन सी दिस सिमुलेशन, यू हैव टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव। मुझे इररिस्पॉन्सिव क्लास नहीं चाहिए, मतलब इफ यू पीपल वोंट रिस्पॉन्ड तो फिर मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा, मतलब कोई कुछ ना, मैं इसको नहीं कैरी करके लेके जा पाऊंगा, ठीक है। मोहम्मद मिर्जा, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज मिनहाज, राइट? मिनहाज, दिस इज यू। I guess so. This is Manaj. Am I audible or not? आप लोग मुझे सुन पा रहे हो clearly? Yes. Okay. So I am asking a few questions from you people. If you can hear me, then answer me. मैं कह रहा हूँ कि आपको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव का बेसिक डिफरेंस पता है? व्हाट इज अ ट्रांसवर्स वेव एंड व्हाट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव? दिखाया था मैं पहले भी, हम डिस्कस कर चुके हैं ना इसको। अगर मैं यहाँ पे इस सिमुलेशन में ट्रांसवर्स वेव बनाना चाहूँ, सो हाउ कैन आई डू दैट? आई कैन डू दैट यूजिंग दिस, मतलब ये मैं पार्टिकल को मैंने होल्ड किया, मैंने इसको वाइब्रेट किया अप एंड डाउन। अब नाउ यू कैन सी कि जो वाइब्रेशन है वो आगे तक चल रही है। नहीं फंसी, नहीं नहीं नहीं, नो ऐसा नहीं होता। देखो मेरे पास क्या होती है वेव, ट्रांसवर्स वेव होती है, एक ऐसी वेव की टाइप है। देखो वेव आपके पास दो तरह की हो सकती है, वन इज ट्रांसवर्स एंड द अदर इज लॉन्गिट्यूडनल, राइट। ये दो टाइप की वेव्स हो सकती है, थर्ड कोई वेव नहीं हो सकती। Cheyenne has also joined in. Cheyenne, you are late. You are very very late. It's 9:20 already. Any particular reason? अच्छा, and Cheyenne and Minhaj, आप लोगों ने वो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करा था जो मैंने गूगल क्लासरूम पे डाला था आपके लिए। एक मैंने टेस्ट, एक अदद मैंने शेयर किया था, एंड ऑन फ्राइडे क्लास मैंने बोला था कि आप लोगों ने जाना है और उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने। मैंने अपनी क्लास के बिटवीन टाइम दिया था आपको, लेकिन स्टिल यू पीपल डिडंट टर्न इन। व्हाई इज दैट सो? ऐसा क्यों किया? जल्दी जल्दी बताना। क्वेश्चन शो नहीं हो रहे थे। अच्छा ठीक है। और मिनहाज, आपका क्या रीजन था? मिनहाज भी कोई ना कोई है, वो टोपी कराने वाले हैं जबरदस्ती। सर आई वाज नॉट देयर इन फ्राइडेज क्लास, आई विल अटेम्प्ट टुडे। अच्छा ओके, बट व्हेन विल यू अटेम्प्ट दिस? दिस इज आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। आप अटेम्प्ट करोगे इसको, जो आपकी ब्रेक होती है ना 11:15 से 11:45 आपको ब्रेक मिलती है, कोई 15 एमसीक्यूज है उस टेस्ट में। सो इट विल हार्डली टेक यू 15 मिनट्स टू कंप्लीट, राइट। सो 15 मिनट्स आपको लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए।
ठीक है, तो आप उसमें अटेम्प्ट करोगे बिफोर 2 PM। आप जो है ना कभी भी टाइम निकालो जो आपके पास बीच में कहीं गैप आता है तो वो आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन वन गो में अटेम्प्ट करना है और आपने टाइमर देख के अटेम्प्ट करना है, ठीक है। वन गो में अटेम्प्ट करो और जो है उसको जो है सबमिट कर दीजिएगा। मोविया इज ऑल्सो हेयर। मोविया अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। यू आर वेरी वेरी लेट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं साउंड। मोविया ने टेस्ट अटेम्प्ट किया था बाय द वे, so heads off. Minam is also here now. Minam has also joined in, but you people are very very late. And Minam, one more thing, आपने वो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करा जो मैंने टेस्ट दिया था, वो आपने सबमिट नहीं करा, उस पर टर्न इन नहीं करा। सहाम इज ऑल्सो हेयर। सहाम ने भी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया था। आप लोग मुझे रीजन बताइए फटाफट से कि वाई इज दैट सो, और मैं आपको फिर मेरा मिल एक गया था मैंने जो आपको सबके साथ किया था। हाँ हाँ मौविया, आपका बिल्कुल टेस्ट रिसीव हो गया था मुझे। सही है आपको सर। स्कोर भी पता चल गया होगा, उसी वक्त आपको स्कोर पता चल जाएगा। गूगल क्लासरूम सर में मैंने एक छोटा सा टेस्ट बनाया था। देखो, द लीस्ट यू कैन डू इज व्हाट। मैंने एक चैप्टर आपको पढ़ाया, वो चैप्टर कंप्लीट किया हमने कोई बहुत ही जल्दी, कोई 1 से 2 क्लासेस नहीं है मैंने वो चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। हार्डली नहीं लगा हमें ज्यादा टाइम। वो ईएम स्पेक्ट्रम है भी बहुत छोटा सा टॉपिक, और ये साउंड भी बहुत छोटा टॉपिक है जो आज हमें स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक जो है वो बहुत जल्दी खत्म होंगे। इसके जरूरी ये है कि जो मैं नोट्स दूं उसको आप एक बार पढ़ो, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करो और वो टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। ऐसे ही तो मैं टेस्ट कर सकता हूँ आपको कि आपको कितना समझ आया वो चैप्टर, कितना नहीं आया। टफ सर्कमस्टेंसेस हैं इसमें, जाहिर है आप लोग नहीं थोड़ी सी अपनी तरफ से एफर्ट करोगे तो फिर किस तरीके से होगा। अब जिन बच्चों ने करा है तो वो अब उसी दिन मैंने एक्चुअली मैंने तो कोई आपको टाइम उसमें भी नहीं मांगा कि आप मुझे वीकेंड ये टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, उसमें भी नहीं करा आप लोगों ने। तो ये ठीक बात नहीं है ना, एक्सेप्ट फॉर फ्यू पीपल, वो जिसमें उमर है, शुएब है, इस्माइल है और मौवी है। इसके अलावा किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं करा था। सफ़ी कह रहे थे कि उन्होंने सबमिट करा लेकिन वो हुआ नहीं, लेकिन बाकियों ने आई डोंट नो व्हाई, मिनाम ने भी नहीं अटेम्प्ट करा और शाम ने भी नहीं करा। तो फिर आप लोग डिजर्व करते हो ना कि आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएं। खैर, मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको जो गैप मिलता है 11:15 से 11:45 का, उसके बिटवीन आप मुझे सबमिट करो। बिफोर 2 PM में मुझे सबमिट चाहिए आप लोगों का टेस्ट, तब मैं आपको मार्क दे दूंगा, वरना आई वोंट बी एबल टू गिव यू एनी मार्क ऑन दैट। सही है, फिर वो टेस्ट जो है वो हिस्ट्री हो चुका होगा और आपके मार्क्स भी हिस्ट्री हो जाएंगे। अच्छा जी, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? मैं आज साउंड वेव पढ़ा रहा हूँ। तो अब मैं फिर बेसिक डिफरेंस एक रिव्यू करवा रहा हूँ आपको। देखो क्या बता रहा था मैं अभी कि 2 टाइप की वेव्स हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडल। तो ईएम स्पेक्ट्रम जो हमने पढ़ा है, ईएम स्पेक्ट्रम जो हमने देखा, वो कौन सी टाइप थी वेव की? वो थी ट्रांसवर्स वेव की टाइप। ट्रांसवर्स वेव किस तरीके की होती है आप ये सिमुलेशन में देख सकते हो बहुत क्लियरली कि देखो मेरे पास वेव जो है वाइब्रेट कर रही है अप एंड डाउन, लेकिन वो जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं अप एंड डाउन, वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है फॉरवर्ड, राइट। जो वेव की मोशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो ये क्या होती है? ये एक ऐसी वेव होती है जिसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट करते, पार्टिकल्स परपेंडिकुलर होते हैं वेव मोशन के, मतलब डायरेक्शन। ट्रांसवर्स वेव is a wave in which the vibration of particle is perpendicular to the direction of wave motion। सही है, नाइस एंड इजी। और लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करता था मैं, तो मैं बताता था कि पार्टिकल्स जो है ना वो पैरेलल होते हैं, पैरेलल वाइब्रेट करते हैं वेव मोशन के। तो यू ऑल कैन सी दिस, the particles are vibrating parallel to the direction of the wave motion। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो मैं जो साउंड वेव आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आज, जिस साउंड वेव की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज द टाइप ऑफ व्हाट, ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, वो किसकी टाइप है? वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की टाइप है। तो यही बातें लिखी हुई है। देखो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव किस तरीके से बनाई जाती है, कुछ इस तरीके से दिखाई जाती है। ये जो आप रिप्रेजेंटेशन देख पा रहे हो ना यहाँ पे, ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें एक रीजन आता है जिधर पार्टिकल्स क्लोज आते हैं एक दूसरे से, एक रीजन आता है जिसमें पार्टिकल्स थोड़े से अवे हो जाते हैं, फिर रीजन आता है एक जिसमें क्लोज आते हैं। जहां पे पार्टिकल्स क्लोज आते हैं, दैट रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन। उसको कहते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन एक इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है टू कंप्रेस एनीथिंग, राइट। सो पार्टिकल्स अगर क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे से, दैट मीन्स दे आर कंप्रेसिंग। ठीक है, क्योंकि वो वाइब्रेट ही ऐसे इस तरीके से कर रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल ही
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही वेव फॉरवर्ड मूव कर रही है, right? So I'll get what? I'll get a region of compression and I'll get a region of decompression. Decompression समझ रहे हैं क्या होता है? एक ऐसा रीजन जहां पे पार्टिकल्स डीकम्प्रेस हो रहे हैं या डीकम्प्रेशन हो रही है उनकी, ठीक है? इस डीकम्प्रेशन को एक फैंसी नेम दिया है, इस डीकम्प्रेशन को हम रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। रेयर फ्रैक्शन नहीं बट रेयर फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? तो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव में वी हैव सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। हमारे पास कंप्रेशंस आते हैं और डीकम्प्रेशंस आते हैं, ये दो रीजंस आते हैं हमारे पास। डीकम्प्रेशंस को हम एक्चुअली क्या कहते हैं? रेयरफैक्शंस कहते हैं। ये बात क्लियर हुई या नहीं? यस और नो? ये चीज समझ में आ गई कि साउंड वेव कौन सी वेव है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसमें पार्टिकल्स, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज what? The direction of vibration is parallel to the direction of wave motion. मतलब वेव ट्रेवल कर रही है फॉरवर्ड और वाइब्रेट भी कैसे कर रहे हैं पार्टिकल्स? इसी डायरेक्शन में। तो दोनों डायरेक्शंस क्या हैं? आपस में पैरेलल हैं। उसके अंदर क्या था कि वेव वाइब्रेट कर रहे थे अप एंड डाउन इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे थे अप एंड डाउन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन और वेव ट्रेवल कर रही थी फॉरवर्ड। इज दैट क्लियर? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव का बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया? डेफिनेशन आप लोग बहुत इजीली लिख सकते हो उसकी। और आप लोग को अब तो बहुत टाइम हो गया इन दोनों वेव्स को पढ़ते हुए, एक अरसा गुजर गया। जनरल वेव प्रॉपर्टीज में भी लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ द वेव्स। हमने फिर लाइट को देखा, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। और लाइट किसका पार्ट है एक्चुअली? लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो वेव्स हैं, जितनी भी वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सारे के सारे क्या है? ट्रांसवर्स वेव की टाइप है। ये सब ट्रांसवर्स वेव। और साउंड वेव की ज्यादा मैं बात करूं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अच्छा जी, अब आगे बढ़े। अगर आप कोई कंफ्यूजन है इसमें तो अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अच्छा, जैसे कि सारी वेव करती है, साउंड भी क्या करती है? ट्रांसफर करती है एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वेव है तो वेव होती वही चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफर करे। सही है? तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is transferred from one point to another। क्योंकि साउंड वेव है तो साउंड एक ऐसी क्या है? एनर्जी की फॉर्म है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगी। और वो किस वजह से प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। देखो, अगर मुझे साउंड प्रोड्यूस करनी है तो वाइब्रेशन करनी पड़ेगी। तो आपको ये तो पता ही है, कोई भी करनी हो, चाहे आप लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपके पास जो वाइब्रेशन होती है वो होती है पैरेलल। अब देखो, मुझे कोई साउंड प्रोड्यूस करनी है तो मैं सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं हिट कर रहा हूँ टेबल को इस पेन से तो यू आर हियरिंग अ साउंड। वो साउंड आप तक कैसे पहुंच रही है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्रोपिगेशन होती है ये मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेवल करती है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है? बहुत आसान है ये, थोड़ी तेजी से तो नहीं जा रहा मैं? समझ में आ रही हैं चीजें? बहुत बेसिक बातें हैं ये रिगार्डिंग साउंड। अच्छा, चलो, थैंक यू सो मच। ओके, ऑलराइट। सो अब अगर मैंने, अच्छा, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे किसके बारे में बताया है? कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस के क्या होता है? सिंस कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस ट्रेवल हॉरिजॉन्टली और पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, ये वाली बात बता दी है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक एक्सपेरिमेंट पे जो कि है बेल जार एक्सपेरिमेंट। इसको हम कहते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट आ जाता है पेपर में। और ये एक्सपेरिमेंट में क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। देखो, हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव थी ना, जो लाइट थी, जिसकी फॉर्म ट्रांसवर्स वेव, उसको ना मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि जो लाइट है ट्रेवल करती है सन से अर्थ तक एंड देयर इज अ वैक्यूम इन बिटवीन, राइट? वैक्यूम का मतलब होता है देयर आर नो पार्टिकल्स, कोई पार्टिकल नहीं है। लेकिन क्या आप जो सन में एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, आपको पता है कितने हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, कितने ज्यादा जो है वो
डेंजरस एक्सप्लोजन हो रहे हैं, डेंजरस इन टर्म्स ऑफ साउंड एज वेल, जो हमारे सोलर फ्लेयर्स वहां से जनरेट हो रहे हैं, वो जो आती है, तो वो तो होती है डेंजरस, प्लस जो साउंड, जो ब्लास्ट की साउंड होती है वो कितनी डेंजरस हो सकती है हम मतलब हमारे एयर्स के लिए, अगर हम उसको सुन पाए। लेकिन नेचर की तरफ से आप देखो, आप उस साउंड को नहीं सुन पाते। इसका रीजन क्या लग रहा है? मतलब सन में जो एक्सप्लोजन होती हैं वो हम अर्थ पे क्यों नहीं सुन पाते? कोई मुझे बता सकता है इसका रीजन? कैन एनीबॉडी टेल मी दिस? सर बिकॉज साउंड, वो वहाँ पे पार्टिकल्स नहीं होते, तो वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, तो वहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि साउंड पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रेवल करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। साउंड भी रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल, मतलब साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है। बिल्कुल सही बात है बसी। हाँ, और ये पता है, ये ब्लेसिंग है हमारे लिए, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सोचो अगर सन की जो एक्सप्लोजन है वो हम सुन पाते ना, तो शायद वो आखिरी चीज होती जो हम सुन पाते। मतलब वो इतने डेंजरस हो सकते हैं, फॉर इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की वो जो है ना, वो उनकी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है साउंड की, तो फिर हम जो है वो नहीं कुछ और सुन पाते, ये बहुत डेंजरस हो सकता। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये है कि हमारे जो सन और अर्थ के बिटवीन क्या है, वैक्यूम है, जिसकी वजह से साउंड ट्रेवल नहीं कर पाती सन से अर्थ तक। तो हमें ये बात समझ आई कि साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। उसका एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट कौन सा है? इसको हम कहते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया जाता है, आप देख ही सकते हो, एक जार लिया जाता है, उसके अंदर एक बेल रखी जाती है, ठीक है। एक बेल का आप जो है वो हैमर और गोंग देख सकते हो, ये हैमर है और गोंग है। हैमर हिट करेगा गोंग को, ये गोंग होता है, सही है। इसको जब हैमर हिट करेगा तो ये साउंड एक प्रोड्यूस होगी, ऑब्वियसली वाइब्रेशन होगी। अच्छा, जब यहाँ पे अंदर पार्टिकल्स होंगे तो आपको क्या होगा, ये साउंड आपको जो है ना वो सुनाई देगी। अगर ये जब पार्टिकल्स यहाँ पे हैं तो आपको क्या होगा, फिर आपको ये साउंड जो है वो सुनाई देगी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मैं अगर ऐसा बोलूं कि मैं ये सारे पार्टिकल्स को जो है ना क्या कर रहा हूँ, ये बाहर निकाल रहा हूँ, और वो किस तरीके से निकाल रहा हूँ, मैं वैक्यूम पंप के थ्रू जो है ना इनको क्या कर रहा हूँ, इनको बाहर की तरफ जो है वो पुल आउट कर रहा हूँ। सारी एयर जो है वो पुल आउट हो जाएगी इस वैक्यूम पंप के थ्रू, आउट ऑफ दिस चैम्बर, आउट ऑफ दिस जार, राइट। अब ये जार से जब निकल जाएगा ना, तो व्हाट विल हैपन, ये होगा कि आपको सडनली ना, पहले तो देखो जैसे जैसे पार्टिकल्स कम होना शुरू होंगे ना, एकदम से तो सारे पार्टिकल्स निकल नहीं सकते। तो पहले क्या होगा, पहले अगर पार्टिकल्स हैं तो पहले कम होंगे, कम ऐसे होंगे, पहले कुछ पार्टिकल्स कम होंगे यहाँ पे, तो फिर आपके साउंड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जो आप सुन रहे होगे ना साउंड, उसकी इंटेंसिटी स्लो हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे आप इस साउंड को सुन रहे हो, ये साउंड जो आ रही है आप इसको सुन रहे हो, ठीक है, लॉन्गिट्यूड कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस की फॉर्म में आ रही है, या आप इसको सुन रहे हैं, तो आप सडनली देखोगे कि ये इसकी इंटेंसिटी बहुत वीक हो जाएगी। और जैसे जैसे पार्टिकल्स बाहर निकलते चले जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ से पार्टिकल्स जाते रहेंगे, वैसे वैसे आप देखोगे कि आपको साउंड जो है, साउंड की इंटेंसिटी स्लो होती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी। इवन दो कि आपके पास जो ये हैमर है वो स्ट्राइक कर रहा होगा गोंग को, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं सुन पा रहे होगे। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन समझ में आ गया आप लोगों कि साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। मीडियम मतलब कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस चाहिए। हाँ, पार्शियल वैक्यूम, माविया कह सकते हैं, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। कंप्लीट वैक्यूम तो शायद हम ना बना सकें इस दुनिया में, लेकिन हाँ पार्शियल वैक्यूम एक प्रोड्यूस हो जाएगा अंदर, या आप वैक्यूम भी कह सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो सारे एयर के पार्टिकल्स जो है वो निकल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये पार्टिकल्स करते क्या हैं, ये पार्टिकल्स किस तरीके से जो है वो साउंड को ट्रेवल करवाते हैं। तो वो जो मैंने आपको सिमुलेशन दिखाई थी, वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा होता है। पार्टिकल एक पार्टिकल को एनर्जी मिली, उसने वाइब्रेट करके नेक्स्ट पार्टिकल जो उसके एडजेसेंट पार्टिकल है उसको हिट किया, फिर वो जो पार्टिकल ने उसको हिट किया था वो बाउंस करके, मतलब वो पीछे आएगा वापस। अब जो ये वाला पार्टिकल है, जिसको आपको, जो सेकंड पार्टिकल है जिसको आपने एनर्जी ट्रांसफर कर दी है, वाइब्रेशन ट्रांसफर करिए, वो फिर अपने करस्पॉन्ड, मतलब नेक्स्ट जो पार्टिकल है उसको हिट करेगा। फिर ऐसे ना ये सीरीज ऑफ क्या होता रहेगा, ये जो है कोलिजन्स होती रहेंगी, और ये आपकी वेव जो एनर्जी है वो आगे जाती रहेगी। ये कोलिजन से कोलिजन जो है ना, कोलाइड कर करके एनर्जी को आगे ट्रेवल करवाते हैं। इसीलिए फिर यहाँ पे क्या आते हैं, कंप्रेशन आते हैं और रेयरफेक्शंस आते हैं, ठीक है। एक ऐसा रीजन आता है जहाँ पे कंप्रेशन होती है, और एक ऐसा रीजन आता है जहाँ पे रेयरफेक्शन, मतलब दूर जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास आता है कुछ ग्राफ, हमें बेसिक ग्राफ समझना है। अब यहाँ पे क्या है, एक देखो, एक रिप्रेजेंटेशन है,
जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज की है? ये है ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो क्या करते हैं हम लोग, हमारे ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हो, इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। मैंने जो आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव का बताया ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव में मैंने क्या बताया कि भाई उसमें होते हैं कंप्रेशंस, ठीक है, और रेयरफेक्शंस, फिर कंप्रेशंस आते हैं, ठीक है, इस तरीके से, फिर रेयरफेक्शन होता है, फिर कंप्रेशंस आते हैं। मैं अगर जरा इधर प्रॉपर्ली बनाऊं, यहाँ पे आपके सबसे पहले देखो कंप्रेशन ही लिखा हुआ है, कंप्रेशन है, फिर आपके पास रेयरफेक्शन है, फिर आपके पास कंप्रेशन आ गया इस तरीके से, फिर आपके पास रेयरफेक्शन आ गया, फिर आपके पास कंप्रेशन आ जाएगा। तो ये सीरीज ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आएगा, मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोज, यहाँ देखो आप, यहाँ पे कंप्रेशन का क्लोज आ रहा है, ये अगर ये मीन पार्टिकल ले लूं तो इससे सब अवे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो होता ये है कि हमारे जो जितने डिवाइसेस बनाते हैं ना इस दुनिया में, जितनी डिवाइसेस है, जैसे आप कोई डिफर्बुलेट, मतलब कौन सी ऑस्लोस्कोप देख लो, ऑस्लोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो आप हॉस्पिटल्स में नॉर्मली देखते हो अपने हार्ट रेट को जो है ना वो डिटेक्ट करने के लिए। तो वो जो है वो सबके सब कौन सी वेव फॉर्म दिखाते हैं? वो आपको ये वाली वेव फॉर्म दिखाते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, राइट। ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में आपको वो शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आपकी हार्ट बीट्स को, डिफरेंट उसको, इवन आपकी साउंड को। अगर कोई साउंड आप जैसे फॉर एग्जांपल एक माइक्रोफोन मेरे पास है, राइट, वो कनेक्टेड है किसी ऑस्लोस्कोप से, तो आप इस माइक्रोस्कोप पे आप जो है वो गाना गा रहे हैं और आपको ऑस्लोस्कोप पे वेव की फॉर्म नजर आ रही है, जो भी आप गा रहे हैं उसकी फॉर्म, वेव फॉर्म यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। तो जो आप गाना गा रहे होते हो ना, जो यहाँ पे गाना गाते हैं, वो एक्चुअली होती, जो साउंड आप प्रोड्यूस करते हो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में होती है, फिर वो कन्वर्ट होती है किसकी फॉर्म में? ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में, क्योंकि जो आपका ऑस्लोस्कोप है ना, जो ऑस्लोस्कोप है आपका, वो कौन सा, वो क्या करता है, वो आपको ट्रांसवर्स वेव ही दिखाता है, मतलब वो लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, सही है। वो ट्रांसवर्स वेव की ही, ट्रांसवर्स वेव में उसको आपकी साउंड को कन्वर्ट करके वो आपको दिखाता है, फिर आप उसका रीड कर सकते हो, उसके एम्पलीट्यूड क्या है उस वेव का, जैसे समझ आ रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, ये बात समझ में आई? मतलब आपको रिप्रेजेंटेशन जो मिलती है सीआरओ पे, ऑस्लोस्कोप पे, ये आप पढ़ेंगे आगे जाके ग्रेड 11 पे, सीआर क्या होता है, कैथोड रे ऑस्लोस्कोप, वहां पर रिप्रेजेंटेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव रादर देन लॉन्गिट्यूडनल वेव। आप जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो ना, वो तो चलो सही है, वो मैं समझ रहा हूँ कि आप जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो वो आप कौन सी फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहे हो, वो आप लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहे हो, बिल्कुल, इट मेक सेंस। लेकिन जो साउंड यहाँ सीआरओ आपको दिखाता है वो ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में दिखाता है। हाँ, वो सब बताता हूँ मैं, फंसी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, बड़े आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं तेजी से लेके निकल जाऊंगा, अभी पहुंच जाऊंगा पिच पे, लेकिन फिर आपको क्या होगा, आपको कुछ क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके ये ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, ये ना प्रेशर वर्सेस, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ प्रेशर वर्सेस इसका ग्राफ, प्रेशर वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है, प्रेशर डिस्टेंस का ग्राफ बना रहा हूँ। वो ग्राफ किस तरीके का है वो आप देख सकते हो। तो अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको बताया था कि ये रीजन होता है किसका, ये कंप्रेशन का रीजन है, फिर आपके पास रेयरफेक्शन का रीजन है, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन और कंप्रेशन। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है सबसे हाईएस्ट प्रेशर क्या होगा? प्रेशर मैंने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, highest pressure will be at which point, either it will be at compression or will be at rarefaction। मतलब आपको क्या लगता है कि कंप्रेशन का जो रीजन होता है वो सबसे हाई प्रेशर का रीजन होता है, हाई डेंसिटी का रीजन होता है, या रेयरफेक्शन का रीजन जो होता है वो हाई प्रेशर या हाई डेंसिटी का होता है? प्रेशर पता है ना, प्रेशर इज व्हाट, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, सही है। तो अगर जब पार्टिकल्स क्लोज आ रहे हैं दूसरे से तो वहां पे प्रेशर हाई होगा, कंप्रेशन की बात कर रहा हूं, वहां पे हाई होगा, या फिर रेयरफेक्शन जब पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं एक दूसरे से वहां पे प्रेशर हाई होगा। उमर कहते हैं यहाँ किसमें होगा, कंप्रेशन पे, स्पेलिंग उमर कंप्रेशन COMPRESSION, कंप्रेशन में उमर ने कहा कि सबसे हाईएस्ट प्रेशर होगा। तो आप नोट करो यहाँ पे क्या किया हमने, कुछ भी नहीं करा, रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान है इसकी। जहां पे कंप्रेशन था ना मेरे पास, जहां पे कंप्रेशन था उसको हमने कैसे बनाया, आप नोट कीजिए। कंप्रेशन जो था उसको हमने क्या किया, हाईएस्ट प्रेशर पॉइंट लिया है मैंने, उसको वाई एक्सिस पे देखो सबसे हाईएस्ट ज्यादा प्रेशर लिया है, ठीक है। और जो रेयरफेक्शन वाला पार्ट था आपको पता है वो कौन सा होता है, वो लोएस्ट प्रेशर होता है।
तो लोएस्ट प्रेशर मैंने कहाँ लिया है, इधर लिया है, नेगेटिव पे। समझ में आया, मतलब लोएस्ट प्रेशर जीरो से भी नीचे कहीं नेगेटिव पे जाके मैंने लिया है वाई एक्सिस पे। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द वैल्यू, दिस वैल्यू इज 10, so this will be -10, so this is lowest pressure, this हमने इसको रिप्रेजेंट किया, रेयर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया इससे, आप नोट कीजिए, ये देखो ये ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन हो रही है इसकी, और कंप्रेशन को रिप्रेजेंट किया हमने किसको, हाईएस्ट प्रेशर से। तो प्रेशर वर्सेस डिस्टेंस का समझ में आया कि ये एक्चुअली पार्टिकल्स डिस्टेंस जो है ना वो मूव कर रहे हैं, और ये डिस्टेंस है, ये टाइम नहीं है, यहाँ पे ये डिस्टेंस है, एंड आपके पास हाईएस्ट प्रेशर और लोएस्ट प्रेशर का पॉइंट है। हाईएस्ट प्रेशर इज ऑफ कंप्रेशन और लोएस्ट प्रेशर जो है वो किसका है, वो है रेयर फ्रैक्शन, राइट। रेयर फ्रैक्शन नहीं, अच्छा मोविया दिस इज इनकरेक्ट, रेयर फ्रैक्शन नहीं होता, रेयर फ्रैक्शन होता है। ये अक्सर गलती कर बैठते हैं हम लोग, ये चीज नहीं होती, इट्स रेयर फ्रैक्शन रादर देन रेयर फ्रैक्शन, ऑलराइट, ये इस चीज का ख्याल रखिएगा। अच्छा फंसी, आई गॉट इट, नो इशू। ओके, तो अगर आप लोग को ये वाला ग्राफ समझ आ गया तो मैं नेक्स्ट ग्राफ पे आ जाता हूँ। ये नेक्स्ट ग्राफ है आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। टाइम का तो देखो यहाँ पे ग्राफ है ही नहीं, एक है आपका प्रेशर डिस्टेंस ग्राफ आपको समझना है, और एक आपको समझना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। अब इस ग्राफ को भी ना बड़े आराम से हम समझ सकते हैं। देखो वही आपके पास है रीजन, आपके पास कंप्रेशन वाला रीजन है, यहाँ पे जहाँ पे पार्टिकल्स कंप्रेस हो रहे थे, आपके पास रेयर फ्रैक्शन वाला रीजन है। मैं इसका आई कैन चेंज द कलर, इवन इसका कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। तो देखो आपके पास जो दो रीजन्स है ना, आपके पास ये जो दो रीजन्स है कंप्रेशन के और रेयर फ्रैक्शन के, अब यहाँ पे आप अगर नोट करो, पार्टिकल यहाँ पे क्लोज आ रहे हैं, यहाँ पे अवे, यहाँ पे फिर क्लोज आएंगे, ज़ाहिर है कंप्रेशंस हैं, ये अवे, फिर यहाँ पे आपके पास क्लोज आएगा पार्टिकल्स फिर से। तो देखो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, एक पार्टिकल कैसे डिस्प्लेस करता है, जैसे देखो आपके पास एक इन्होंने मेन पार्टिकल ले लिया, ये वाला, ये आप अगर नोट कर रहे हैं, ये वाले पार्टिकल को देखें आप, ये सेंटर वाले पार्टिकल को देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, सही। ये पार्टिकल्स जहां पे मैंने जो हाईलाइट किए ना, इन पार्टिकल्स को देखो। तो ये जो नेबरिंग पार्टिकल है, ये इसके क्या हो रहा होता है, ये इसके क्लोज आ रहा होता है, ठीक है। जब ये पार्टिकल्स इसके क्लोज आ रहे हैं ना, तो जाहिर है पार्टिकल्स हम यहाँ पे, ये इधर भी होंगे पार्टिकल, ऑब्वियसली ये इधर भी होगा, तो ये पार्टिकल क्या हो रहे हैं, इससे क्लोज आ रहे हैं, तो यहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो जब सबसे ज्यादा क्लोज आ जाएंगे ना, और इसके बाद मतलब आप चाहे इन्होंने क्या करना है, आप दूर जाना है, तो आप नोट कीजिए कि हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी, जहाँ पे ये सबसे ज्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे से, राइट। अच्छा, फिर डिस्प्लेसमेंट, ये मेन पोजीशन पे ना, मेन पोजीशन जो होती है, ये जो सेंटर वाला पार्टिकल है ये मूव नहीं करता, ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है, इसको मतलब ये टाइम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ये आपको बहुत क्लियर होगा शायद ए लेवल्स में जाके, लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि ये सेंटर वाला पार्टिकल जो है मूव नहीं करता, ये सेंटर वाला पार्टिकल जीरो पे होता है, मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो होती है, सही है। इसके अराउंड जो पार्टिकल होते हैं ना, वो मूव करते हैं। अब ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन। बेसिक लेवल पे समझ लो कि जैसे आप ये वाले पार्टिकल को देख रहे हो, ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है इस साइड पे, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो इसको मैंने पॉजिटिव पे बनाया, मतलब यहाँ बनाया है, ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है। अब अगर हम ये वाले पार्टिकल को देखें तो इसको मैंने कहाँ बनाया है, इसको यहाँ पे नेगेटिव साइड पे बनाया है। नेगेटिव साइड पे क्यों बनाया है, क्योंकि आपके पास ये पार्टिकल जो है वो लेफ्ट मूव कर रहा है, तो ये वेक्टर है ना, तो वेक्टर की डायरेक्शन होती है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे इरेज करके आपको प्रॉपर्ली आप देख सको, फिर मैं दिखाता हूँ। ये देखिए पार्टिकल किस तरीके से मूव कर रहा है, सब चीजें हटा देता हूँ मैं। पार्टिकल किस तरीके से मूव कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव आप नोट करो, सही है। कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस ना, इसको याद ऐसे कर लो, कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ में कहाँ आते हैं, मीन पोजीशन पे आते हैं, मतलब यहाँ पे ये चारों जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस के, चारों जो बनाए हैं वो मीन पोजीशन पे बनाए, ये मीन पोजीशन होती है, मतलब जहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, सही है। ये याद रखना है आपने इसके अंदर। और जो लेफ्ट वाला पार्टिकल होता है इससे पीछे जैसे आ रहा है, इधर आ रहा है अगर पार्टिकल, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पॉजिटिव पे बनाओगे, लेफ्ट पे आ रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पे बनाएंगे, सही है। अब इधर वाले इस रेयर फ्रैक्शन के इधर से देखो, इस रेयर फ्रैक्शन के इधर नेगेटिव क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ वाला पार्टिकल दूर जा रहा है इससे, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टिकल क्या हो रहा है, इससे पॉजिटिव साइड पे बनाया मैंने, फिर ये वाला पार्टिकल नेगेटिव साइड पे बनाया। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर,
एनी प्रॉब्लम इन दिस? कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, मैं इसका आंसर कर देता हूँ फौरन से। ये दो ग्राफ आपने समझने, एक प्रेशर वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ और एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज टू क्वेश्चंस। नो इशू इन दिस व्हाटसोएवर? कैन आई मूव फॉरवर्ड? अच्छा, अब ये दो ग्राफ्स अगर आपको समझ में आ गए हैं तो फिर हम देखते हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। शैल वी बिगिन? मैं स्टार्ट करूं स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बताऊं कि स्पीड क्या होती है साउंड की डिफरेंट मीडियम्स में। सबसे पहले देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि व्हाट इज साउंड वेव, ठीक है? साउंड वेव कौन सी टाइप है? लॉन्गिट्यूडल वेव की टाइप है। ट्रेवल कैसे करते हैं? ट्रेवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस। क्या कौन लेके जाता है? कोई पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, चाहे सॉलिड के हों, चाहे लिक्विड के हों, चाहे गैसेस के हों। क्लियर हुआ? फिर मैंने क्या बताया, मैंने एक्सपेरिमेंट बताया कि पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, इसको प्रूव करो। कैसे प्रूव करा मैंने? बेल जार एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया, ठीक है? फिर आपको जो है ना ये जो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस है, मैंने कहा दिस इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, यानी लॉन्गिट्यूडल वेव की फॉर्म में हम रिप्रेजेंटेशन हम नहीं कर सकते, हमें इसको स्टडी करना होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका एम्पलीट्यूड, इसकी वेवलेंथ वगैरह स्टडी करने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में। तो उसके दो ग्राफ्स आते हैं, एक आता है आपका प्रेशर डिस्टेंस ग्राफ, ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में मैंने प्रेशर डिस्टेंस ग्राफ बनाया, और एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। करेक्ट? यहीं तक हैं आप सब मेरे साथ? कोई प्रॉब्लम अभी तक? एनी इशू? से नो इशू शाम कहते हैं। किसी और को कोई इशू है? किसी को कोई इशू नहीं है? आगे चलूं? अच्छा जी, अभी तक तो नहीं है, बस ये कह रहे हैं। चलो अच्छी बात है, इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगी। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है ये। अच्छा देखो, अब स्पीड ऑफ साउंड को देखो। मेरे पास जो है ना ये तीन मीडियम लिखे हैं हमने। पता है जिंदगी भर ये तीन मीडियम के अलावा कोई मीडियम ही नहीं पढ़ा है। हालांकि और भी मीडियम हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के अलावा भी होते हैं। प्लाज्मा होता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, लेकिन वो हमारे इसमें नहीं है, मतलब ओ लेवल्स में नहीं है। इवन A2 में जाके आपको जो है ना वो कुछ एक और स्टेट आपको पता चलेगी प्लाज्मा की, वो देखेंगे। वो गैस के बाद होती है, गैस को भी बहुत ज्यादा हीट कर दो ना तो प्लाज्मा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। खैर वो नहीं है अभी हमारे कोर्स में, तो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ इन तीनों मीडियम में ना साउंड की स्पीड देखो। अब आपको जो है ना एस्टोनिश आप इस बात पे होगे, जरा आप एक जो है ना एक सकते में आ जाएंगे, आप एक परेशान हो जाएंगे कि जो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, बीच में एयर है, सबसे स्लो स्पीड में पहुंच रही है साउंड आप तक अभी, सबसे स्लो स्पीड में। इसका रीजन क्या है कि मैं बीच में जो मीडियम को यूज कर रहा हूं ना वो गैसेस है। मैं जो बीच में जो मैं देखो, जब मैं बोल रहा हूँ बीच में एयर है, वो एयर तक जा रहा है मेरे लैपटॉप के माइक्रोफोन में, वो रिसीव कर रहा है सिग्नल को, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। वो फिर कौन रिसीव कर रहा है? आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल फोन में जो रिसीवर है, वो उसको रिसीव करके उसको डिकोड करके दोबारा आपको सुना रहा है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और वो साउंड आपके एयर तक कैसे आ रही है? फिर से मतलब एयर तक कैसे आ रही है? बीच में एयर है, सही है? समझ में आया? बीच में गैस है। इज दैट क्लियर? हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं नॉर्मली वो किस में करते हैं? बीच में कौन होता है? मीडियम कौन होता है उसको ले जाने वाला? गैसेस होती है मीडियम, ऐसा ही है ना? और हम समझते हैं कि सबसे अच्छी साउंड जो है ना वो इस पर ट्रेवल करती है। ये गलत बात है। सबसे अच्छी जो साउंड ट्रेवल करती है वो सॉलिड में ट्रेवल करती है। आपको इस चीज को अगर देखना है ना तो आप कैसे देख सकते हो? आप एक पता है वो भी है कि यहाँ पे ना आप इस चीज को देख कैसे सकते हैं कि आप एक जैसे टेबल पे, ठीक है, टेबल पे अपना जो है ना वो सर रखें और उस पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करो, और आप देखें कि साउंड कितनी तेजी से ट्रेवल करती है वहां पे। तो वो वाइब्रेशंस कितनी तेजी से क्विकली ट्रेवल करती हैं उस टेबल से। सही है? आपको कितनी जल्दी सुनाई देगा वो? क्योंकि पता है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैं बताता हूँ। यहाँ तक समझ आया कि सॉलिड जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा ट्रेवल करवाते हैं साउंड को। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। रीजन ये है कि देखो पार्टिकल्स है ना, सारा गेम पार्टिकल का है। अगर मेरे पास, अगर आपको देखो ये पार्टिकल है, ये गैसेस के पार्टिकल मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ नोट करो, मैं इधर बना रहा हूँ, सही है? अब देखो मेरे पास गैस के पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे ये मैंने बना दिए कुछ गैस के पार्टिकल्स। इनमें कुछ नेचुरली स्पेसेस होती हैं, ये बहुत हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये कुछ जो है ना एक दूसरे से दूर होते हैं।
ठीक है। तो जब मैं इसको एक को वाइब्रेशन दूंगा, मैंने एक को एनर्जी दी कि भाई चलो जाके एनर्जी ट्रांसफर करो और जाके मेरी, जैसे मैंने यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करी ना, मैंने साउंड कैसे प्रोड्यूस करी, अपनी टंग की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस करी। मतलब जो आपकी जो टंग होती है वो क्या करती है, वो वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। जो साउंड इसको मिली, मतलब एनर्जी जो यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट आपके पार्टिकल होगा आपके इसके, ये क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा। या आपकी पहले आपकी टंग जो है ना, आपकी टंग के अंदर जो पार्टिकल होंगे वो वाइब्रेट करेंगे, ये वाइब्रेशन इस तक पहुंच गई, नॉर्मल मैं कह रहा हूँ इस पे पहुंच गई, इसको मिल गई। फिर ये जब ये वाइब्रेशन आगे तक पहुंचाएगा, क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये आगे तक लेके जाएगा, इसको भी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये आगे तक लेके जाएगा, इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि मतलब इनको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है इस वाइब्रेशन को पास करने के लिए। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इन पार्टिकल को थोड़ा सा करीब लेके आ जाऊं, अगर मैं इन पार्टिकल को नेचुरली थोड़ा सा मैं इनको करीब लेके आ जाऊं, इनका साइज नहीं इंक्रीज करूं बल्कि सिर्फ इनको करीब लेके आ जाऊं, तो इससे क्या होगा, इससे मैंने पार्टिकल्स को थोड़ा थोड़ा क्या कर दिया, एक दूसरे से क्लोज कर दिया। इससे आपको क्या लगता है, इनको हेल्प होगी या नहीं होगी, मतलब क्या किसी तरीके की कोई हेल्प मिलेगी इनको अगर मैं इनको क्लोज लेके आ रहा हूं इन पार्टिकल्स को? डू यू थिंक सो? स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड क्यों, हाँ स्पीड इंक्रीज होगी, लेकिन इसका रीजन क्या है मोविया, मैं इसको अगर क्लोज लेके आ रहा हूँ पार्टिकल्स को, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है और क्यों फर्क पड़ रहा है, कोई और बताए। सिर्फ और सिर्फ मोविया कही जाए ना मुझे रिप्लाई। इंटरेक्शन, फर्स्ट इंटरेक्शन एक्चुअली मुझे करना क्या है, मुझे साउंड को ट्रेवल करवाना है। तो साउंड किस तरीके से ट्रेवल करती है, वाइब्रेशन के थ्रू ट्रेवल करती है। तो आपकी वाइब्रेशन एक्चुअली बहुत अच्छी होगी, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स को इतना ज्यादा क्लोज, मतलब इतना ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा दूर। इनका डिस्टेंस अगर एक दूसरे से क्लोज है, ये डिस्टेंस कम है इनका, इनके बिटवीन, ये दूसरे से इतनी दूर नहीं है, तो वाइब्रेशन जल्दी जल्दी जो है वो क्या करेंगे, ट्रेवल करवाएंगे। सही है ना? तो अगर आपके पास क्या हो जाएगा, कम टाइम इनको लगेगा वाइब्रेशन पास करने में, तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम में, तो अगर कम टाइम लग रहा है इनको वाइब्रेशन पास करवाने पे, तो स्पीड ज्यादा होगी, राइट? बहुत क्लोज है ना पार्टिकल्स। और अच्छा, अगर मैं कहूं कि इन पार्टिकल्स को जरा मैं और क्लोज कर देता हूं, और क्लोज करने का मतलब समझ रहे हैं, और क्लोज करने का मतलब ये है कि मैं पार्टिकल्स को बिल्कुल ही क्लोज कर दूं। जैसे ये तो पार्टिकल्स थे ना थोड़े, फिर भी इनमें स्पेसेस थी, तो मैं पार्टिकल्स को बिल्कुल ही क्लोज कर देता हूँ, ऐसे बॉन्डेड कर देता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि साउंड सबसे अच्छी ट्रेवल इसी में करेगी? क्या आपको नहीं लगता सबसे अच्छी साउंड इसी में ट्रेवल करेगी? तो ये एग्जांपल है किसकी, ये है सॉलिड की एग्जांपल। सॉलिड में ऐसे ही होता है, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं, स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। बहुत अच्छे से पता है सर हमें, आपसे अच्छा आता है ये। गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो काफी दूर होते हैं, तो इसीलिए स्पीड का डिफरेंस आता है। आप स्पीड का डिफरेंस देख लो, क्या है स्पीड का डिफरेंस? 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है गैस में, लिक्विड में 1500, सॉलिड में 5000 और अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, देखो ये सॉलिड टू सॉलिड वेरी करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर सॉलिड में ऐसे ही होता है, हर लिक्विड में ऐसे ही होता है, हर गैस में ऐसे ही होता है। ये एक अप्रोक्सीमेशन है, ये क्या है, एक अप्रोक्सीमेशन है। हाँ अच्छा, आपके पास सॉलिड कोई ऐसा आ जाए ज्यादा डेंस है, तो डेंसिटी अगर मैं इंक्रीज करूंगा, डेंसिटी होती है मास, जाहिर है फिर इससे फिर क्या होगा, और ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है ना भाई, सब क्लियर हो रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक, कोई प्रॉब्लम फंसी? सब सेट है ना, सब अमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बहुत बहुत सही समझ आ रहा है, ऐसा है या नहीं है? यस मिनाज, कोई प्रॉब्लम? सफ़ी, 2008 इस्माइल, मुस्तहिल, शायान, सहाम, उमर, मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी पूछ लो, मैं बता दूं, नो प्रॉब्लम, और इस वार कोई को रोकने प्रॉब्लम की नहीं। फसी फिर अभी फिर अल्टीमेटम इसने लगा दिए, फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आगे बढ़ाएं। सही है, चलो फैक्टर्स अफेक्टिंग बताता हूँ स्पीड ऑफ साउंड। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, देखो हमारे कंट्रोल में, हम ना, मैं बीच में एयर को मैं चाहता तो हूँ कि साउंड बहुत अच्छी ट्रेवल करे, मुझे बहुत एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही है साउंड की, एक्चुअली मैं स्पीड थोड़ी बढ़ाना चाहूँ अगर, तो मैं ये कर सकता था कि बीच में जो एयर है उसको लिक्विड में, उसको मैं कंडेंस करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दूं, लेकिन ये प्रोसेस कौन करे, कोई कुछ और प्रोसेस हम कर देते हैं, एयर में ही हम कुछ करें ऐसा, मतलब कोई चीजें हम कर सकें अगर साउंड की स्पीड बढ़ाने के लिए, तो उन चीजों को समझते हैं। देखो सबसे पहले पता है आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले देखो आप कर क्या सकते हो, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि आपके पास एक चीज ये हो सकती है। अच्छा
सर अगर तेज वॉल्यूम में बोले तो स्पीड नहीं, देखो अगर आप तेज वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज कर रहे हो ना फंसी, तो आप अपनी लाउडनेस बढ़ा रहे हो, स्पीड नहीं बढ़ा रहे। पहुंचेगी उस बंदे तक उसी टाइम पे, लेकिन वो पहुंचेगी थोड़ी हैवी साउंड का मतलब समझ रहे हो, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, लाउडनेस ज्यादा है, आपके एयर ड्रम्स को अफेक्ट होगा। आप उसको बोलोगे यार थोड़ा लो इंटेंसिटी में बोलो, लेकिन ये नहीं है कि साउंड बहुत जल्दी पहुंच जाएगी उस तक, टाइम उतना ही लेगी साउंड ट्रेवल करने के लिए। साउंड की स्पीड बढ़ाने का जो मेथड है ना, वो क्या है, वो आपके पास ये है, या तो आप जो है मीडियम ही चेंज कर लो, ठीक है, मीडियम आप कन्वर्ट करो, या फिर ये है कि देखो आपको ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके हाथ में होते हैं। जैसे गैसेस है ना, गैस के पार्टिकल्स जैसे थोड़े से दूर है, मैंने ये ऐसे बना दिए, गैस के पास रैंडम बना रहा हूँ, सही है। अगर इनका मैं देखो, ये नेचुरली ना थोड़ी सी वाइब्रेशन फेज में होते हैं, आपको ये बात पता है कि पार्टिकल्स नेचुरली थोड़ी वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, सही है। जिस दिन देखो इनकी वाइब्रेशन रुक गई ना, एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप एन एटम फ्रॉम वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन सिर्फ एक टेम्परेचर पे मतलब अब छोड़ता है, मतलब एक टेम्परेचर आता है ऐसा जिसपे वो वाइब्रेशन भी नहीं करता। वो टेम्परेचर मैं आपको बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे चैप्टर टेम्परेचर का, अभी भूल जाओ उसको। मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या जो इनकी नेचुरल वाइब्रेशन है, ये जो वाइब्रेट कर रहे हैं, इस वाइब्रेशन को अगर मैं थोड़ा खुद से इंक्रीज कर दूं, मतलब अगर इनको जो है ना हम कुछ ऐसा कर दें इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाए। देखो ये क्या कर रहे हैं, ये मेरी साउंड को जो ट्रेवल करवा रहे हैं, ये वाइब्रेशन पास करना है ना एक दूसरे को। मतलब जैसे ये जो मैं पार्टिकल बना रहा हूँ, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये वाइब्रेशन ही तो पास करेंगे। मतलब जो वाइब्रेशन इनको मिलेगी वो एक दूसरे इसको देगा, ये इसको देगा, ऐसे करके मतलब ये वाइब्रेट करेंगे बैक एंड फोर्थ। तो अगर मैं ऑलरेडी इनको वाइब्रेटिंग फेज में लगा दूं और इनकी वाइब्रेशन बढ़ा दूं, तो आपको नहीं लगता कि इनको काफी हेल्प हो जाएगी इस चीज से? ऑलरेडी ये काफी एनर्जेटिक हुए हैं, काफी ज्यादा इनकी वाइब्रेशन अगर इंक्रीज हुई भी है तो इससे फर्क पड़ेगा, है ना ऐसा। तो इससे होता ये है कि हम क्या करते हैं, इनको आग लगा देते हैं, इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो फिर क्या होता है, ये इनका क्या होता है, इनकी स्पीड इंक्रीज होती है क्योंकि वाइब्रेशन इनकी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। सेकंड आ जाओ, टेम्परेचर में किसी को कोई इशू तो नहीं है, बस ये पहला फैक्टर मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। सेकंड फैक्टर मैं क्या बता रहा हूँ, डेंसिटी बढ़ा दें। डेंसिटी पता है आप एयर की भी बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हैं एयर की? जैसे देखें, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है ना, आप और कोई गैस यहाँ पे लेके आ जाओ, सही है, आप और पार्टिकल्स किसी दूसरे गैस के लेके आ जाओ, या कहीं से कोई पार्टिकल्स लेके आ जाओ, इनकी डेंसिटी इंक्रीज कर दो। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, सही है। तो जितना मास इसके यहाँ पे एक मैंने सर्कल जो बनाया है उसके अंदर अभी देखो कितने पार्टिकल्स हैं, मैं अगर और पार्टिकल्स यहाँ पे ऐड कर दूं तो एक्चुअली मैं क्या इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं मास इंक्रीज कर रहा हूँ इन अ गिवन वॉल्यूम। मास इंक्रीज कर रहा हूँ इन अ गिवन वॉल्यूम का मतलब क्या है, विकल उतना ही है ना, लेकिन इसके अंदर मैं क्या इंक्रीज कर रहा हूँ, पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहा हूँ, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। सर होंगे ये सर हमने ग्रेड 9 में बहुत अच्छे से डेंसिटी के चैप्टर में, तो आप इसको ज्यादा रिपीट नहीं करें, ठीक है। मैं आपको रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन मैं कि साउंड की स्पीड इंक्रीज करेगी अगर डेंसिटी पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेट कर पाएंगे एक दूसरे से और अच्छी साउंड ट्रेवल करवाएंगे। अच्छा, ह्यूमिडिटी पता है एयर, वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड हो जाए इसमें, एयर में जब ऐड हो जाए तो ह्यूमिडिटी कहते हैं उसको, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए, इससे भी हेल्प होगी साउंड को। मैंने बताया ना किसी भी तरीके से, तो चाहे आप वाटर के पार्टिकल्स ही ले आओ। इज दैट क्लियर? तो स्पीड ऑफ साउंड का कोई इसके अंदर इशू, कोई प्रॉब्लम, एनी इश्यूज? कोई इशू तो नहीं है इस पूरे चीज जो भी मैंने बताई है बातें, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट क्लास में